नमस्कार दोस्तों, गरिमा आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्शनल ज्योग्राफी को और ऑप्शनल ज्योग्राफी में हम लोग देख रहे थे भौतिक भूगोल को। मैं आपको बता दूं कि हम लोग 6 वीडियो को देख चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप लोग जा करके देख सकते हैं। बिल्कुल सीरीज वाइज है, क्रम से मैंने एक एक वीडियो को लगा दिया है। कम से कम पहला वीडियो और दूसरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें सिलेबस है कि क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है। वो 2 वीडियो देखिएगा, उसके बाद कोई भी वीडियो देख सकते हैं आप, आपको आसानी से समझ में आएगा। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा बृहद क्षरण या बृहद संचलन। एक ही है जिसको इंग्लिश में लोग मास वेस्टिंग या मास मूवमेंट के नाम से जानते हैं। तो इसको काफ़ी अच्छे से और डिटेल तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आपको कहीं पे भी देखने को मतलब कि भूल नहीं सकते हैं। एक बार पढ़ लेंगे तो कभी भी आपको भूलने का नौबत नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इस नोट्स का पीडीएफ अगर आपको चाहिए, आपको नोट्स दिखा देते हैं। नोट्स आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा मैंने नोट्स आप लोगों के लिए बनाया है फिगर वाइज। यहाँ से ऊपर से नीचे तक मैं एक बार नोट्स दिखा दे रहा हूँ। अगर आपको ये नोट चाहिए तो फेसबुक पेज पे आप लोग जाइए और फेसबुक पेज पे आप लोग गरिमा आईएएस सर्च कीजिएगा। गरिमा आईएएस आएगा, उसको आप लोग लाइक कर लीजिएगा, या नहीं तो टेलीग्राम पे जा करके गरिमा आईएएस सर्च कीजिएगा, वहाँ पर भी मैं इसको प्रोवाइड कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग आर्थिक सहायता जरूर करें, जितना हो सके उतना ही करें। कम से कम जितना हो सके, ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, जितना न्यूनतम राशि आप कर सकते हैं उतना जरूर करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊं। क्योंकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। अगर कोई लोग अगर आर्थिक सहायता करेंगे तो मुझे भी उत्साह होगा, क्योंकि यूट्यूब से उतना व्यू नहीं आता है। आप लोग देखते हैं ऐसा टॉपिक है ऑप्शनल ज्योग्राफी, कितना लोग पढ़ेगा, ज़्यादा लोग तो पढ़ता नहीं है। तो इसीलिए आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं बृहद क्षरण या बृहद संचालन किसे कहते हैं। इस फिगर से हम लोग समझ सकते हैं। मैं आपको 2 चीज़ बता चुका हूँ फ्रेंड्स, एक तो अपर्दन और अपर्दन और दूसरा अपक्षय। आपको मैं पढ़ा चुका हूँ अपक्षय के बारे में भी और अपर्दन के बारे में भी। अपर्दन को थोड़ा समझ लीजिए। अपर्दन जो है घिसाव कटाव के द्वारा मिट्टी को या चट्टान को एक जगह से दूसरे जगह जो स्थानांतरण होता है, मिट्टी का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण, वो जल के द्वारा हो सकता है, वायु के द्वारा हो सकता है, या हिमखंड के द्वारा हो सकता है, उसको अपर्दन कहते हैं। और अपक्षय होता है हमारा चट्टानों का एक ही जगह पर टूटना फूटना, अपक्षय कहलाता है। चट्टान जो है एक ही जगह पर टूट फूट जाता है, उसी को अपक्षय कहते हैं। इसको हम लोग अच्छे तरीके से पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब हमारा जो है बृहद क्षरण और बृहद संचालन, इसमें भी फ्रेंड्स चट्टानों का स्थानांतरण होता है ऊपर से नीचे की तरफ, ढाल के सहारे ऊपर से नीचे की तरफ होता है। और इसमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल जानते हैं आप लोग, पृथ्वी का खिंचाव बल जो है वही गुरुत्वाकर्षण बल है। तो पृथ्वी जो खींचती है सैलों को ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये लुढ़क करके नीचे की तरफ आने का प्रयास करते हैं, या सरक कर या फिसल कर नीचे की ओर आने का प्रयास करते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं बृहद क्षरण। यहाँ पर क्या समझे हम, चट्टानों के सैल, चट्टान जो होते हैं उनके सैल या मृतिका, मृतिका का मतलब मिट्टी, जब ऊपर से नीचे की तरफ अपने ढाल के सहारे खिसकते हैं तो उसी को हम लोग बृहद क्षरण कहते हैं। यह क्षरण जो है काफ़ी तीव्र भी हो सकता है और काफ़ी मंद भी हो सकता है। यहाँ पर समझ लीजिएगा एक और बात, ये अपर्दन नहीं होता है। अपर्दन में जल सहायक होता है, वायु सहायक होता है, एक जगह से दूसरी जगह घीस करके उड़ा करके ले जाता है मिट्टी को, बालू को, या चट्टान को, चट्टान के टुकड़े को छोटे छोटे, तो उसको अपर्दन कहते हैं। लेकिन ये अपर्दन नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये अपर्दन नहीं होता है, ये इसमें अपक्षय जरूर सहायक होता है। यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ के चट्टानें अपक्षयित होकर के टूट फूट गई हैं, तो निश्चित तौर पर वे तेजी में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा नीचे की ओर लुढ़केंगी। तो क्या होता है कि बृहद क्षरण में अपक्षय जो है सहायक होता है, लेकिन अक्षय अक्षय की तरह नहीं होता है। अपक्षय से बृहद क्षरण की गति तीव्र हो जाती है, यानी इसमें नीचे की ओर खिंचाव बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल, और इससे क्या होता है बृहद क्षरण या बृहद संचालन की गति तेज हो जाती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ये पर्वत पे नहीं होता है, पर्वत पे तो होता ही एक तरीके से बोला जाए तो, केवल और केवल पर्वतों पर ही नहीं होता है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पर भी स्लोप पाया जाता है। जैसे कि आप लोग किसी किसी जगह के ढाल को देखना है तो जल को देखिएगा, जल एक जगह से दूसरी जगह जब जाने लगता है तो अपने ढाल की ओर बहता है। उसी तरीके से इसमें भी खिंचाव होते रहता है। आइए हम लोग समझते इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। आइए सबसे पहले आप पॉइंट को देख लेते हैं। चट्टान या चट्टानी पदार्थ का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरण संचलन या बृहद क्षरण कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा और ऊपर से नीचे की तरफ सरकेगा, खिसकेगा, फिसलेगा, उसी को हम लोग बृहद संचलन या बृहद क्षरण के नाम से जानते हैं। आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं।
बृहद क्षरण प्रक्रिया में अपक्षय सहायक तो हो सकता है, पर यह अपक्षय नहीं होता है। इसको पूर्ण रूप से अपक्षय नहीं बोल सकते हैं। अपक्षय चट्टानों का टूटना फूटना, जो चट्टानें टूटेंगी फूटेंगी तो उसमें जरूर पहले से भी काम कर रहा होगा गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल जब काम करेगा, जब चट्टानें टूट फूट के अलग होंगी तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ता है और ऑटोमेटिक जो है ऊपर से नीचे की तरफ चट्टानें खिसकने लगती है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। बृहद क्षरण प्रक्रिया में अपक्षय सहायक तो हो सकता है, पर यह अपक्षय नहीं होता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, बृहद क्षरण की गति में बड़ी विविधता पाई जाती है। विविधता का मतलब विभिन्नताएं, यह इतनी मंद हो सकती है कि यह सामान्यतः दिखाई भी न दे। और हिमघाव, हिमघाव का मतलब हिमस्खलन होता है। हिम का बर्फों का ऊपर से नीचे की तरफ सरकना हिमस्खलन या हिमघाव कहलाता है। पहाड़ पे जब ऊंच ऊंच पहाड़ी इलाकों में आपको पता है कि ऊपर की तरफ जाने पर तापमान जो है घटते जाता है और वहाँ पे हिम के आवरण पाए जाते हैं। उसी को जब हिम के आवरण जो ऊपर से नीचे की तरफ खिसकते हैं तो इसको हिमघाव बोलते हैं, उसको हिमस्खलन के नाम से भी जानते हैं। तो क्या समझे आप लोग कि हिमघाव की बात अति तीव्र भी हो सकती है, या स्लो मोशन में भी नीचे की तरफ आएगा, कईयों साल लग जाएगा इसको देखने आप लोगों को महसूस भी नहीं होगा, ये धीरे धीरे होता है। और कभी कभी इतना तीव्र गति से होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि उत्तराखंड में हमेशा भूस्खलन होता है। भूस्खलन भी है आप लोगों का बृहद क्षरण का ही एक प्रकार है। तो ये समझ में आपको आया होगा। आइए, बृहद क्षरण प्रक्रिया को निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा जा सकता है। इसको देख लेते हैं कौन कौन। बृहद संचलन या बृहद क्षरण को दो भागों में बांटा गया है, एक मंद संचलन, एक द्रुत संचलन। क्योंकि इसकी गति में जो है विविधता पाई जाती है आप लोगों को, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। यहाँ पर जिसको मंद संचलन को स्लो मोमेंट कहते हैं, द्रुत संचलन को फास्ट मोमेंट कहते हैं। यह तेजी से होता है और यह जो स्लो यानी मंद गति से होता है। अब आइए थोड़ा देख लेते हैं मंद संचलन के कितने प्रकार होते हैं। तो 4 प्रकार के मंद संचलन होते हैं। एक है मृदा विसर्पण, मृदा का खिंचाव। शैल विसर्पण, इसमें शैल का खिंचाव। ढाल या पाद मलबा, इसको भी हम लोग देखेंगे, इसमें भी क्या होता है इसको। और है चौथा है हमारा मृतिका सर्पण, सोलिफ्लक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। और है हमारा द्रुत संचलन में देख लेते हैं क्या क्या है। इन सबों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नीचे की तरफ। एक तो है मृदा प्रवाह जिसको अर्थ फ्लो बोलते हैं। दूसरा है भूस्खलन। भूस्खलन के अंतर्गत 3-4 चीजें आती हैं। क में शैल स्खलन, ख में अवसर्पण, ग में शैलपात, घ में मलबा स्खलन। 3 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर देख लीजिए, भूमि सर्पण जिसको अर्थ स्लाइड के नाम से जानते हैं। और 4 में है पंख प्रवाह जिसको कि हम लोग मड फ्लो, पंख कीचड़ होता है। यह ज्वालामुखी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसके अंदर से लिक्विड तरल पदार्थ बाहर निकलता है और उसमें राख, धूल के कण, ये सारी चीज़ें होते हैं और वे कीचड़ का रूप ले लेता है और धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ, मान लीजिए ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो इधर से निकल रहा था, धीरे धीरे फ्लो होगा नीचे की तरफ, तो इसी को हम लोग पंख प्रवाह बोलते हैं। आइए मंद संचलन के अंतर्गत सबसे पहले मृदा विसर्पण को देख लेते हैं। मृदा विसर्पण किसे कहते हैं। मृदा का मतलब मिट्टी होता है। यहाँ पे देख लेते हैं, जब बरसाती जल से मृदा ढीली हो जाती है, मान लीजिए कि यह ढाल है ऊपर की तरफ, बारिश हो रहा है और यहाँ की मिट्टी जो है गीली हो जाएंगी या ढीली हो जाएंगी, तो ढीली हो जाती है और गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन मृतिका, मृतिका का मतलब मिट्टी, और आवरण प्रस्तर, आवरण प्रस्तर मतलब ऊपर का, प्रस्तर का मतलब आपको कठोर स्टोन होता है, पत्थर होता है, तो आवरण प्रस्तर जो ढका हुआ होता है वह धीरे धीरे ढाल से नीचे की ओर फिसलने के पश्चात ढाल के आधार तल पर एकत्रित हो जाते हैं। ऐसे संचलन को मृदा विसर्पण कहते हैं। मान लीजिए कि यह कोई ढाल है और इधर से नीचे की तरफ बरसाती जल के कारण ये नीचे की तरफ फिसलने लगा और यहाँ पर आधार तल पर आकर के जमा होने लगा, इसी को हम लोग बोलते हैं मृदा विसर्पण। समझ में आया होगा। यह काफ़ी मंद होता है, यह दिखाई नहीं देता है। यह जो है शीत जलवायु वाले क्षेत्रों में जल के स्थान पर हिम के पिघलने से मृदा विसर्पण होता है। एक तो बारिश वाले स्थानों पर पाया जाता है और दूसरा शीत जलवायु वाले जहाँ पर बर्फ हमेशा बर्फ गिरते रहते हैं, तो बर्फ जो है दिन में क्या होगा कि वो जल बनेगा और वो जल बनने के पश्चात फिर उसमें फिसलन शुरू हो जाएगी और नीचे की तरफ मृदा खिसकने लगेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं जल के स्थान पर हिम के पिघलने से मृदा विसर्पण होता है। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अगला नोट में हम देख लेते हैं। जब हिम के कण बढ़ते हैं तो उनमें प्रसार के कारण, भार के कारण शैलों के टुकड़े ढाल के नीचे की ओर धकेले जाते हैं। मान लीजिए कि यह कोई पर्वत है, अब यहाँ पर हिम के कण, मान लीजिए कि यहाँ पर पर्वत के ऊपर हिम आपको जमा हो रहे हैं और हिम में जब जमेगा तो इसके आयतन में वृद्धि होती है, तो अपने आसपास या निचले चट्टानी भाग की ओर धकेलेगा, एक धकेलाव बल लगेगा
और उसी के कारण ये है नीचे की ओर फिसलने लगेगा। तो ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। आइए मृदा विसर्पण के कारण को देख लेते हैं कि मृदा विसर्पण के कौन कौन से कारण हैं। एक तो है सैलों का गर्म तथा ठंडा होना। गर्म होगा तो उसमें फैलाव होगा, ठंडा होगा तो उसमें सिकुड़न होगा, इससे दरारें पैदा होगी और ये इसी को हम लोग बोलते हैं अपक्षय। और अपक्षय के बाद जब इस तरीके से होगा तो छोटे छोटे कणों में टूटेगा और उसके कारण नीचे की ओर सरकने लगेगा। गुरुत्वाकर्षण बल जब लगेगा तो नीचे की ओर सरकेगा और उसी को हम लोग शैलों का गर्म तथा ठंडा होना समझ लीजिए आप लोग। तुषार का मतलब पाला होता है, पाला का बढ़ना। पाला भी बढ़ेगा, अगर पाला का मतलब ठंड का बढ़ना, ठंड भी बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर वहाँ पर हिम हिम जमेगा, उसका आयतन में वृद्धि होगी। वही सेम टू सेम बात हुआ, इसको भी आप लोग समझ लिए। आइए तीसरा पॉइंट है मृदा का जल से भीगना और सूखना। भीगने और सूखने से भी दरारें लग जाती हैं और वे भी नीचे की तरफ लुढ़केंगी गुरुत्वाकर्षण के बल के द्वारा। चौथा पॉइंट है बिल में रहने वाले जंतुओं तरफ भूमि का अपक्षय करना। बिल में रहने वाले खरगोश, सांप आपको लोमड़ी, चींटी, चूहे, ये सब भी आपको अपक्षयित करते हैं चट्टानों को और ये टुकड़े टुकड़े में विभाजित कर देते हैं चट्टानों को और वे नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ लुढ़कने लगते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब ये सेल विसर्पण किसे कहते हैं? सेल का मतलब चट्टानें जिन चीज़ों के मिलने से बनी होती है उसी को हम लोग सेल कहते हैं। इसी को सेल विसर्पण के नाम से जानते हैं, जिसको रॉक क्रिप अंग्रेजी में बोलते हैं। आइए मृतिका मतलब मिट्टी होता है, तो मृतिका के नीचे स्थित चट्टान की परत का आधार सेल कहते हैं। मृतिका ऊपर से जो मिट्टी ढकी रहती है उसके नीचे आधार सेल होता है। सेल का मतलब चट्टान होता है, ऊपर मिट्टी और नीचे की जो चट्टान। इस आधार सेल का विखंडन होता रहता है। ऊपर मिट्टी है, इसके ऊपर मिट्टी है और नीचे की तरफ चट्टान है और नीचे की तरफ चट्टान जो है वो विखंडित होते रहता है। तो उस विखंडित जो चट्टान है नीचे की ओर, उसमें भी गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन ढलान के साथ नीचे की ओर सरकता रहता है। इस प्रक्रिया को सेल विसर्पण कहते हैं। जैसे इस प्रक्रिया में आप लोग समझ सकते हैं, ऊपर की तरफ मिट्टी है, नीचे की तरफ चट्टान है, नीचे की चट्टानें आकर में टूटेंगी और ये ढाल है तो नीचे की तरफ निश्चित तौर पर लुढ़केंगी या फिसलेंगी। आपको ये समझ में भी आ गया होगा। आइए अब अगर देखते हैं ढाल मलबा या पाद मलबा किसे कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया सेल विसर्पण। और ढाल मलबा या पाद मलबा किसे कहते हैं इसको समझ लेते हैं, जिसको एस्क्री या टेरस के नाम से जानते हैं। पर्वतों के पार्श्वों पर, पार्श्व मतलब साइड होता है, साइड, एक किनारे या दूसरे किनारे, उसी को बोलते हैं। तो ये पर्वत हुआ तो इसी के साइड में। पर्वतों के पार्श्वों पर जब छोटे छोटे आकार के सेल खंडों और कोणीय मलबे के ढेर एकत्रित हो जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, इस फिगर को आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर कोणीय मलबा किस प्रकार से हुआ है, यहाँ पर देखिए कोण बना हुआ है, यहाँ पर कोणीय, यहाँ पर कोण, यहाँ पर कोण, यहाँ पर एंगल है, यहाँ पर एंगल है, यहाँ पर एंगल है। इस एंगल को आप लोग देख सकते हैं। यह धीरे धीरे ऊपर से सेल टूटेगा और यहाँ पर जमा होगा और ये सेल इस तरीके से खड़ा शंकु के आकार का, शंकु के आकार का बनने लगेंगे इस तरीके से। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हम क्या समझे थे कि पर्वतों के पार्श्वों पर, पर्वतों के साइड में छोटे छोटे आकार के सेल खंडों और कोणीय सेल मलबे के ढेर एकत्रित हो जाते हैं। यह कोणीय मलबा ढेर ढाल के आकार के होते हैं और यह ढाल साधारणतः एक समान कोण के अर्थात क्षैतिज आधार से 35 से 37 डिग्री तक रहते हैं। क्षैतिज आधार, क्षैतिज हम लोग बोलते हैं पृथ्वी के समानांतर चीज़ों को क्षैतिज बोलते हैं। आप लोग समझ गए होंगे क्षैतिज क्या होता है। क्षैतिज पृथ्वी के समानांतर चीज़ों को ही क्षैतिज बोलते हैं। तो पृथ्वी के समानांतर जो ये क्षैतिज है, यहीं पे देखिए यहाँ पर एंगल बना होगा, आपको हम ध्यान से दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए 35 से 37 डिग्री एंगल बना है, ये क्षैतिज है और यहीं पर हमारा एंगल जो है 35 से 37 डिग्री बना हुआ है। और इस एंगल पर जो फिसलाव होता है चट्टानों का, चट्टानों के छोटे छोटे सेलों का, सेल खंडों का, उसी को हम लोग ढाल मलबा या पाद मलबा कहते हैं। यह मलबे के रूप में नीचे की ओर आधार तल पर जमा होते रहता है, मलबे के रूप में। इसको हम लोग टॉलस शंकु बोलते हैं। जब ऊपर की ओर जो निकला हुआ है इसको टॉलस शंकु या टेलस शंकु बोलते हैं। उसी को ढाल मलबा या पाद मलबा के नाम से जानते हैं। समझ में आप लोग को आ गया होगा। यह अगला है हमारा मृतिका सर्पण, जिसको अंग्रेजी में हम लोग सॉलिफ्लक्शन के नाम से जानते हैं। यह क्रिया जो है शीत जलवायु वाले क्षेत्रों के इलाके में होती है। शीत जलवायु जहाँ पर ठंड पड़ेगा काफ़ी और वहाँ पर बर्फ़ भी जम सकते हैं, जहाँ प्रचुर मात्रा में हिमपात होता है। हिम का बारिश के रूप में बरसना, यानी हिमपात का यही होता है। वर्षा के रूप में हिम का गिरना हिमपात कहलाता है। और शीत ऋतु में भूमि पर बर्फ का चादर छा जाती है और ग्रीष्म ऋतु में हिम के पिघलने के पश्चात कुछ क्षेत्रों में हिम जमी रहती है। ऐसे क्षेत्रों में मृतिका सर्पण की क्रिया होती है। और मृतिका सर्पण जो कैसा आकृति बनाता है, इस तरीके से कुछ बनाता है। ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ आपको बर्फ है और नीचे की तरफ बर्फ खिसकेगा तो धीरे धीरे चट्टानों को भी नीचे की तरफ लेते आएगा।
चट्टानों को। इस फिगर को आप लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मृतिका सर्पण। अगला है हमारा द्रुत संचलन। द्रुत संचलन जिसको रैपिड मूवमेंट या फास्ट मूवमेंट के नाम से जानते हैं, इसका इसके अंतर्गत सबसे पहला जो है मृदा प्रवाह। मृदा प्रवाह के अंतर्गत देख लीजिए क्या होता है। ये पर्वतीय इलाकों में पाया जाता है, मृदा प्रवाह देखा जाता है। यह एक ऐसा बृहद संचलन है, बृहद मतलब तीव्र तीव्र जो मास मूवमेंट होता है वह, जिसमें ढाल के ऊपरी भाग का सेल पदार्थ वर्षा के जल से स्नेह के रूप में, स्नेह स्नेह का आप लोग समझ रहे होइएगा, स्नेह कहते हैं जिससे जिससे घिसाव को कम करता है। जैसे ग्रीस यूज किया जाता है आप लोगों को घिसाव को कम करने के लिए, बॉल बेयरिंग में, गाड़ियों में ग्रीस का यूज किया जाता है। तो यही स्नेह के रूप में काम करता है और गुरुत्व की शक्ति द्वारा खींचकर उस ढाल के निचले भाग की ओर फिसलता है, वही मृदा प्रवाह का था। इसमें मृदा मुख्य रूप से सहायक होता है और ये फिगर देख सकते हैं मृदा प्रवाह का, यहाँ पर आप लोग को फिगर है मृदा प्रवाह का, आप लोग फिगर देख सकते हैं। आर्द्र जलवायु के प्रदेशों में जल के से संतृप्त मृतिका आवरण प्रस्तर, यहाँ पर ठीक से इसको समझिएगा। आर्द्र जलवायु, आर्द्र का मतलब होता है नमी, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय इलाकों में जहाँ पर कि वायु में आर्द्रता पाई जाती है, यानी वायु में नमी पाई जाती है। तो आर्द्र जलवायु और प्रदेशों में जल से संतृप्त मृतिका, मृतिका का मतलब मिट्टी, आवरण प्रस्तर, आवरण का मृतिका आवरण, मृतिका आवरण क्या होता है कि मृतिका का जो ऊपरी परत है, प्रस्तर के ऊपर का जो आवरण है वह मृतिका हो यानी मिट्टी हो, यानी पहाड़ यानी चट्टानों के ऊपर का जो भाग हो वह मिट्टी से ढका हुआ हो, वही इसका मतलब हुआ। और चिकनी मिट्टी और शैल मृतिका आदि का बहुत ही बड़ी मात्रा में संचलन अति तीव्र गति से केवल चंद घंटों में ही हो जाता है, उसे मृदा प्रवाह कहते हैं। बहुत ही चंद घंटों में ऐसा आकृति आपको देखने को मिल जाएगा जब खींचा होगा। तो यह होता है किस तरीके से, तो ऊपर से आप लोग बताएंगे जैसे बारिश वाला इलाका में ही ये भी देखने को मिलता है, हिम वाले इलाके में, हिम वाले इलाके में आपको देखने को मिलेगा ये। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके अलावा हमारा भूस्खलन है। लैंडस्लाइड तो आप लोग देखे होइएगा, उत्तराखंड में हाल फिलहाल में हुआ था, इसको आप लोग हमेशा देखे होइएगा। यूट्यूब पे सर्च करके आप लोग भूस्खलन को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें एक वीडियो भी आपको है भूस्खलन से संबंधित। भूस्खलन का अभिप्राय किसी आवरण प्रस्तर या आधार सेल के बृहद संचलन जो गुरुत्व शक्ति के प्रभाव से ढाल के ऊपरी भाग से निचली भाग की ओर होता है। सेम टू सेम वही है, इसमें तीव्र गति से होगा, खिंचाव भी होगा, और किसी आवरण प्रस्तर आधार सेल के बृहद संचलन जो गुरुत्व शक्ति के प्रभाव से ढाल के ऊपरी भाग से नीचे की ओर हो। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। भूस्खलन का मतलब सीधे तौर पर समझिए कि भूमि का नीचे की ओर सरकना भूस्खलन कहलाता है। यह भूस्खलन निम्न प्रकार के होते हैं, 3-4 प्रकार के। एक शैल स्खलन, एक है अवसर्पण, दूसरा है शैलपात और एक है मलबा स्खलन। तो यहाँ पर आप क्या देखें, शैल स्खलन, शैलों का यानी चट्टानों के शैल ऊपर से नीचे जब आएंगे उसको हम लोग बोलेंगे शैल स्खलन। अवसर्पण किसे कहते हैं, तो अवसर्पण भी सेम टू सेम होता है, इसमें बारिश सहायक होता है और बारिश के सहायता से ये नीचे की तरफ सरकती हैं काफ़ी तीव्र गति से, उसको अवसर्पण कहते हैं। चट्टानों के एक शैलपात होता है, शैलें टूट टूट करके नीचे की ओर आती हैं, उसको शैलपात बोलते हैं। और मलबा स्खलन ज्वालामुखी के बारे में जैसे बताया, ज्वालामुखी उद्गार से नीचे की तरफ निकलता है और वो धीरे धीरे उसके आपको धरातल पर आकर के नीचे की उसके समतल मतलब कि इसके आधार तल पर आकर के यहीं पर जमा हो जाता है, उसी को हम लोग मलबा स्खलन के नाम से जानते हैं। अगला है हमारा भूमि सर्पण। भूमि सर्पण यानी अर्थ स्लाइड, यह एक ऐसा बृहद संचलन है जिसमें भूमि का एक विशाल ब्लॉक सामूहिक रूप से पर्वत या पहाड़ी के नीचे की ओर संचलित होता है, परंतु यह टूटकर खंडित नहीं होता। पूरे के पूरे एक भूमि, मान लीजिए कि ऊपरी भाग है, ढलान ऊपर का ढलान है और यहाँ से कोई चीज़ स्लाइड होगा तो ये टूटेगा नहीं, एक पूरा का पूरा एक टुकड़े के रूप में, एक ब्लॉक के रूप में नीचे की ओर फिसलेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं भूमि सर्पण। यानी भूमि का भाग होता है और वह एक पूरे ब्लॉक के रूप में नीचे की ओर आते रहता है, ब्लॉक के रूप में नीचे की ओर आते रहता है, उसी को हम लोग बोलेंगे भूमि सर्पण। अगला है हमारा पंख प्रवाह। पंख प्रवाह इसको बोलते हैं, ज्वालामुखी वाले इलाकों को पंख प्रवाह बोलते हैं। यहाँ पे हम बताए थे आपको मलबा स्खलन, मलबा स्खलन को ध्यान में रखिएगा, ज्वालामुखी से भी होता है और पंख प्रवाह ज्वालामुखी वाले इलाके में ही देखने को मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं धीरे धीरे पर्वतों से जो भी जल निकलते हैं, पर्वतों से जो भी नदियाँ निकलती है वो अपने साथ क्या लाती हैं, गीली मिट्टी, चट्टानों के सेल के टुकड़े बहा करके नीचे की तरफ लाती हैं और मलबे के रूप में जमा करते रहती है। और वही
और वही जमा जो भी शैलें होती हैं उसी से हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग पंख प्रवाह। पंख मतलब होता है कीचड़, कीचड़ के रूप में जब तब्दील हो जाता है तो जैसे कि अगर ज्वालामुखी को भी देखें तो ज्वालामुखी से भी बहुत सारे चीज़ों को उद्गार होता है, खनिजों का होता है, नीचे से जो भी लावा होता है वो बाहर निकल आता है और वह भी कीचड़ के रूप में नीचे की तरफ लुढ़कने लगता है यानी फिसलने लगता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पंख प्रवाह। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ गए होइएगा। तो यह हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। अगला टॉपिक जो हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे अगला वीडियो में, जिसमें कि हम लोग देखेंगे भू प्रपट्टी का उद्गम एवं विकास। अच्छे तरीके से अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।